नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एसएससी जीडी का एक और नया मॉडल पेपर छठा लेके। ये हमारा एसएससी जीडी का छठवां मॉडल पेपर है दोस्तों। इस मॉडल पेपर के अंदर आपको जीके जीएस, हिंदी, मैथ्स, पॉलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी इन सभी सब्जेक्ट का अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। ये दोस्तों मॉडल पेपर में आपको 50 मार्क्स को देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने अभी तक बाकी का मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ आप लोग वहां से देख लीजिए। ये सभी मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले इन सभी को देखकर जाना, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे, ठीक है। इस मॉडल पेपर के अंदर आप अपने टेस्ट को एनालाइज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने टेस्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्लास आपके रोजाना 9 PM पर लगेगी दोस्तों। आप टाइमिंग नोट कर लीजिए, डेली 9 PM पर आपके एसएससी जीडी की क्लास चलेगी और 8 PM पर आपके यूपी पुलिस की क्लास चलेगी दोस्तों। जो मेरे यूपी पुलिस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास में अपना टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस सभी में सेम रहता है दोस्तों। और जो एसएससी जीडी वाले हैं वो 8 PM पर जो यूपी की क्लास चलती है उसमें भी आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि उसमें एसएससी जीडी में भी दोस्तों आपके रीजनिंग और वो सभी सेम रहती है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब दें। बहुत ही शानदार क्लास चलेगी, अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। इक्वेशन अक्षरों से नहीं बनने वाले शब्द को छांटना है। ये अक्षर दे रखा है, वर्ड दे रखा है इक्वेशन। इसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा इनमें, ये जो 4 ऑप्शन दिए ना, इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बन रहा है। कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है सभी बच्चे। इक्वेशन अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द कौन सा है, सभी बच्चे बताएं। चलो एक एक करना स्टार्ट करते हैं। QUIET, क्यू भी है, आई भी है, यू भी है, टी है। तो ये तो बन रहा है बिल्कुल। नीट, NEAT, N है, E है, N है, EAT, T, ये भी बन रहा है। टन को देखिए, TON, T है, O है, NEE, ये भी बन रहा है। M, इसमें M आ रहा, क्या इसमें M है क्या? नहीं, यही गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 102। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी या गोदावरी? महानदी या दामोदर? क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएं क्या राइट ऑप्शन रहेगा। अमरकंटक में से किस नदी का उद्गम होता है? तो आप ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी। क्या ध्यान रखेंगे? नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 103। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहां पे लगता है? चित्रकूट नगर में, उज्जैन में, ग्वालियर घराने में या रीवा में? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगर क्लास लगता है इंपॉर्टेंट है तो क्लास को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें। जल्दी से बताएं, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहां लगता है? सभी स्टूडेंट राइट ऑप्शन को टिक करें। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहां लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है दोस्तों आपके उज्जैन शहर में दोस्तों। किसमें? उज्जैन शहर में ये लगता है दोस्तों, जो MP में है ना। उज्जैन शहर में लगता है, जो ये MP में है दोस्तों। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है, MP या फिर जो उज्जैन शहर है MP का, वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। उज्जैन दोस्तों आपके क्षिप्रा नदी पर, जिसको आप क्षिप्रा नदी भी कहते हैं, क्षिप्रा नदी के पर बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ, जिसको आप क्षिप्रा नदी भी कहते हैं, क्षिप्रा, है ना दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि उज्जैन किस नदी पर बसा हुआ है, क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी की छूट देनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग मेरे प्रीवियस मॉडल पेपर देखकर आए हैं उनको पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है। 12.5%, 8%, 13.6% या फिर 10%? कमेंट करिए। जो अभी तक मॉडल पेपर कंटिन्यू देखते आ रहे हैं उनके लिए तो ये हलवा है दोस्तों, एक फूक मार के इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी को पता है कि किस मेथड से करना है, जो भी स्टूडेंट देखते आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, मैंने एक ही मेथड बताया, क्रय मूल्य लिखिए, विक्रय मूल्य लिखिए और अंकित मूल्य लिखिए। ये तीनों लिखने के बाद हमारा अहम कर्तव्य क्या बनता है?
क्वेश्चन को पढ़िए। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से किससे, क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यानी कि क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 है, तो इसी क्रय मूल्य से 25% अधिक क्या अंकित मूल्य, तो 125 होगा कि नहीं होगा। सहमत है ना सभी बच्चे, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, ये 125 सही से, हाँ 125। अब आगे क्या बोल रहा, आगे पढ़िए। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। अब 10% लाभ अर्जित करना है, यानी क्रय मूल्य का 10% निकालिए, 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब वो बोल रहा है कि इसी विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए इसी विक्रय मूल्य पर, इसी विक्रय मूल्य पर कितनी की छूट होनी चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है 15 की छूट हो रही है, किसके ऊपर, 110 के ऊपर, तो 100 पे कितनी होगी निकाल दीजिए, अपने आप आंसर आएगा। 0 से 0 को टर्मिनेट करिए, 15 धम्मा 150, 150 को 100 से डिवाइड करिए, नहीं 11 से डिवाइड करिए, तो 11 से डिवाइड कर लीजिए, तो आप कर लीजिए दोस्तों, इतना आप कर ही लेंगे, 13.6 आंसर आएगा, 13.6% आंसर आएगा दोस्तों। तो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर मॉडल पेपर देखते हैं, उनको ये मेथड पता है, एक झटके में फोड़ देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए एसएससी जीडी में। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ्स के दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन कराया करूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, और उस पर प्रैक्टिस कर लिया करें, क्योंकि इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, निम्न में से पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमेंट करिए, सायक, कोविद, सुधी या फिर प्राज्ञ। कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए, निम्न में से पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सायक, कोविद, सुधी या फिर प्राज्ञ। क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हिंदी का पर्यायवाची से प्राज्ञ, सुधी और कोविद, ये तीनों के तीनों दोस्तों पंडित के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, पंडित के। लेकिन ये सहायक पंडित का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो बाण का पर्यायवाची है, बाण जिसको शर तीर बोलते हैं ना, बाण, उसका पर्यायवाची है। तो पंडित के पर्यायवाची ये तीन है, लेकिन यही अलग है, तो हमारा यही प्रश्न का सही जवाब जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आता हुआ। मैं जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन, आपको रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको A to Z अल्फाबेट सीरीज के प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आता है, तभी आप इन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को आप एक झटके में ओरली आंसर दे सकते हो, क्योंकि हमें समय कंज्यूम करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। कैरी को XZII लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्रिंग को क्या लिखा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इजी क्वेश्चन है, ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, बिना पेन यूज करे, अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो। कमेंट करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपके लिए, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ये क्लास डेली दोस्तों आपके 9 PM पर अब चलेगी कंटिन्यू। क्या राइट ऑप्शन होगा, देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आपको, देखिए सी आता 3 नंबर पर, सी 3 नंबर पर आता है, और एक्स आपके कितना नंबर पर आता है दोस्तों, जल्दी बताइए। यहां पर नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है, जिसने एक झटके में गिद्ध की नजर से देख लिया होगा वो तो फोड़ देगा, क्योंकि सी का जस्ट अपोजिट लिख रखा है, सी का जस्ट अपोजिट एक्स है, ए का जस्ट अपोजिट जेड है, आर का जस्ट अपोजिट आई है, आर का जस्ट अपोजिट आई है, वाई का जस्ट अपोजिट बी है, यानी अपोजिट क्रिया चल रही है, तो फटाफट से कर दीजिए अपोजिट। बी का जस्ट अपोजिट वाई है, बिल्कुल सही बात। आर का जस्ट अपोजिट आई है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। इंडियन रेलवे, ऐसे याद करा करें, बी से वाई, बी वाई है ना। अब आई का जस्ट अपोजिट क्या है, इंडियन रेलवे, यानी आई का जस्ट अपोजिट क्या होगा, आई का जस्ट अपोजिट आर होगा। ठीक है, अब एन का जस्ट अपोजिट क्या होगा, एन का जस्ट अपोजिट एम होगा। जीटी रोड, जीटी है ना, तो ये जीटी रोड जो फिरोज शाह तुगलक बनवाता है फिर बाद में, है ना, वही जीटी, ऐसे आप जीटी से कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था, किसमें दिख रहा है ये रिलेशन, सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 107, 107, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लियाकत अली ने, बख्त खान ने, बहादुर शाह आदित्य ने, बहादुर शाह सेकंड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएं, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, कमेंट करके बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, कमेंट करिए।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों, किसने किया इसका नेतृत्व? इसका नेतृत्व किया बख्त खान ने दोस्तों। किसने किया? बख्त खान ने दोस्तों। ये वही बख्त खान जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सूबेदार था। ये एक सूबेदार था दोस्तों, सूबेदार था ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सूबेदार था दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए बढ़ते बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 108वां, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा ले पहले से ही। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ये किसका कथन है? राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, या फिर सुभाष चंद्र बोस का? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसका कथन है? क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों सभी बच्चे, जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। ये कथन रहेगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का। किसका कथन रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 109, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आना ही चाहिए सभी को। एंजिल जलप्रपात, स्टेनली जलप्रपात, न्यागरा जलप्रपात, या फिर बोयोमा जलप्रपात? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं भाई, डी वाले भी गलत हैं। कौन कौन डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं भाई? गलत हैं। और ये बी वाले भी गलत हैं। इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजिल जलप्रपात है दोस्तों, ध्यान रखिए। ये दोस्तों ये एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला का एक झरना है दोस्तों, है ना दोस्तों, ये वेनेजुएला का एक झरना है दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा कितना है? 969 मीटर। कितना है? 969 मीटर ये ऊंचा है। 969 मीटर ये ऊंचा है दोस्तों। अगर हम फीट की बात कर लें कि ये कितने फीट ऊंचा है, अगर हम फीट की बात करें तो ये करीबन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये करीबन 3212। अगर फीट में बात करें तो 3212। यहां पर एक और है 3212, इसको मैं सही से लिख देता हूं, 3212 सही से लिख देता हूं मैं, 3212 अगर फीट में बात करें, लेकिन ऊंचाई 979। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, 110। ठीक है, काठ का उल्लू का अर्थ बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार है। मूर्ख, गुणवान, अत्यधिक सरल, या फिर निर्जीव? क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अभी तक जो पुराने मॉडल पेपर देखकर नहीं आए एसएससी जीडी के, वो जल्दी से जाए भाई। प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप लोग जल्दी से जाइए। काठ का उल्लू का अर्थ जल्दी से बताइए, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सभी स्टूडेंट्स मेरे कमेंट करेंगे। क्या राइट ऑप्शन होने वाला है? काठ का उल्लू का अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों मूर्ख। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है? कि मूर्ख होना। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। तो बी, सी और डी वाले गलत हैं। अगला क्वेश्चन, अगर क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्र में इस सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों। जल्दी से शेयर करके आ जाएं। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करके आ जाए भाई, सभी स्टूडेंट जल्दी से शेयर करके आ जाएं। संयुक्त संसदीय में कितने सदस्य होते हैं? 42, 50, 45 या 35? कमेंट करके बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। संयुक्त संसदीय में कितने सदस्य होते हैं? जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। संयुक्त संसदीय में कितने सदस्य होते हैं? डेली 9 PM पर ये क्लास चलेगी आप लोगों के दोस्तों, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। कितने होते हैं? 45 होते हैं दोस्तों। कितने? 45 होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 113। क्या बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अप्रैल को CSTLN के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जून को क्या लिखेंगे? क्या बात है, मजा आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में। इजी है, जिसको अल्फाबेट सीरीज की प्लेस वैल्यू पता है वो तो एक झटके में फोड़ देगा इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे दोस्तों? ओरली आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों, ओरली। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो देखिए, ए आता आपके 1 नंबर पर, ए आता आपके 1 नंबर पर, सी आता आपके 3 नंबर पर। गुरुजी यहां पर तो 2 प्लस हो रहा, बिल्कुल सही बात है बच्चों।
पी आता है 16 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर। गुरुजी यहाँ पे तो 3 प्लस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। आर आता आपके 18 नंबर पर, टी आता आपके 20 नंबर पर, गुरुजी यहाँ पे +2 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। आई आता आपके 9 नंबर पर, एल आता आपके 12 नंबर पर, गुरुजी यहाँ पर तो 3 प्लस हो रहा है, यानी कि +2 +3 +2 +3। रिलेशन पता चल गया। आप जल्दी से फोड़ दो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, जून को क्या लिखेंगे? जे आता आपके 10 में, 10 में 2 जोड़ोगे तो आपके पास जवाब आएगा 12, और 12 पर सभी को पता है तो आता है एल, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। यू आता आपके 21 पे, 21 में 3 जोड़ोगे तो जवाब क्या आएगा 24, क्या आएगा 24, और 24 पे सभी को पता है एक्स आता है। एन आता आपके 13 पर, और 13 में 2 जोड़ेंगे जवाब आएगा 15, नहीं एन आपके 14 पे आता है, 14 पे आता है एन, और 2 जोड़ेंगे 16, और 16 पे आता है पी। ई आता आपके 5, और 5 में आप 3 जोड़ेंगे 8, और 8 पर एच आता है। तो देखिए कितना इजी तरीके से सॉल्व कर दे। अब हमें तो पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इसको ओरली कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, टाइम कंज्यूम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 113, 113 का जवाब दे सभी स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आप लोग जल्दी से वो प्रीवियस मॉडल पेपर देख के आइए, क्योंकि उन सभी मॉडल पेपर में, हर एक मॉडल पेपर में आपका टेस्ट रहता है, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के देखने को मिलते हैं, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कमेंट करिए इस प्रश्न का, यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर थी? वारंगल में, कल्याणी में, द्वार समुद्र में, या फिर देवगिरी में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दूंगा जो आपके सीधा एग्जाम में छपने योग्य है। यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर थी? तो ध्यान रखेंगे, यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में थी गुरुजी। कहां पर थी? देवगिरी में थी दोस्तों। देवगिरी दोस्तों ये औरंगाबाद में है दोस्तों। कहां पर? औरंगाबाद। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है दोस्तों। और औरंगाबाद कहां पर है? ये आपके महाराष्ट्र में है दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। ये देवगिरी किसका प्राचीन नाम था, कोई बताएगा? ये प्राचीन नाम था दौलत बाग का। किसका प्राचीन नाम था? ये प्राचीन नाम किसका था? प्राचीन नाम, ये प्राचीन नाम किसका था गुरुजी? प्राचीन नाम तो दौलत बाग का था, दौलत बाग। गुरुजी आपने बता दिया कि प्राचीन नाम दौलत बाग था दोस्तों, लेकिन ये प्राचीन नाम किसने देवगिरी का बदल कर रखा था, कोई बताएगा? गुरुजी इसका प्राचीन नाम बदल कर रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। ये दौलत बाग, देवगिरी से दौलत बाग किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था दोस्तों, ठीक है। तुगलक ने क्या बनाकर रख दिया था देवगिरी का नाम? तुगलक ने क्या बदला था? दौलत बाग बदल दिया था दोस्तों, ठीक है। तो देवगिरी औरंगाबाद में, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। तो आप लोग इस प्रकार से डी ऑप्शन को टिक करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, जो भी स्लाइड पर पढ़ाया जा रहा है, उसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बस आपको शर्त है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और उन पीडीएफ को पढ़िए और एग्जाम में उन क्वेश्चन को फोड़ कर आइए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं 20 तारीख को, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था भाई? महावीर स्वामी का जन्म बताइए दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक हैं, कमेंट करिए। वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम या मगध? दोस्तों मजा आएगा, अंत तक बने रहिए। क्लास को शेयर करिए दोस्तों, क्लास लाइव आ चुकी है, जल्दी से शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, जल्दी से शेयर करके आ जाए सभी स्टूडेंट्स में। क्या राइट ऑप्शन होगा? महावीर स्वामी दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म जल्दी से बताइए। पहले तो आप जन्म बताइए, इनका जन्म कहां हुआ था, जन्म कब हुआ था, सॉरी डेट पूछी जाती है एग्जाम में। तो करीब अगर देखा जाए तो इनका जन्म दोस्तों 599 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। एग्जाम में पूछी जाती डेट, इसलिए बताइए आपको, ठीक है। और दोस्तों अब इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? और दोस्तों एक चीज और, ये महावीर स्वामी दोस्तों 24वें तीर्थकार थे दोस्तों, 24वें तीर्थकार थे। कितने? यहां पर मैं लिख देता हूं, 24वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 24वें तीर्थकार थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब टिक करेंगे दोस्तों, कौन सा? सी ऑप्शन को, कुंडग्राम के, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये 24वें तीर्थकार थे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 115, निम्न शैलियों में से किसका उद्गम पूरी भारत में है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या कथकली? कमेंट करके बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ नृत्य शैलियां हैं, इसमें से बताना है कि आपको उत्तर उसका उद्गम पूर्वी भारत से किसका उद्गम हुआ है दोस्तों। उद्गम पूर्वी भारत, जल्दी से बताइए कौन सी शैली का दोस्तों उद्गम पूर्वी भारत से है? तो वो है मणिपुर शैली दोस्तों। कौन सी है? मणिपुर शैली है दोस्तों। आप लोग ऑप्शन सी को बिल्कुल सही टिक करेंगे। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का दोस्तों, तमिलनाडु ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, इसी को यही नृत्य दोस्तों देव नृत्य के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि देव नृत्य के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। ये दोस्तों इसका, इस नृत्य का नाम दोस्तों कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है दोस्तों। कथकली कंफ्यूज होकर बच्चे यूपी टिक करके आ जाते, नहीं ये यूपी का नहीं, केरल का नृत्य है दोस्तों। ध्यान रखिए, केरल की प्रसिद्धि है इसकी, है ना, केरल में प्रसिद्ध है। यूपी का तो शास्त्रीय नृत्य कथक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 116 का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। अंत तक बने रहिए भाई, मजा आ जाएगा क्लास में, और शेयर करके आते रहे सभी स्टूडेंट। जल्दी से एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर करके आ जाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस जो भी लगाना, टेलीग्राम पर शेयर करिए। इंपोर्टेंट क्लास है आज हमारा, ये छठा मॉडल पेपर है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। अंत तक बने रहिए, और इसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा आप शपथ लीजिए उसी प्रकार से आप एग्जाम में फोड़ कर आएंगे। इतनी इजी ट्रिक से पढ़ाऊंगा ना, आप भी याद रखेंगे दोस्तों। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन देने वाला है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों, 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे बताएंगे। इस प्रश्न के लिए सही जवाब सिक्किम रहेगा दोस्तों। भारत के सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 आ गया मैथ्स का क्वेश्चन। मजा आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, मजा ना आए तो बात करना दोस्तों, इतना मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। राम समान कीमतों पर 2 कारें खरीदता है, मतलब विक्रय मूल्य समान है भाई विक्रय मूल्य समान है। जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, रेगुलर मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, उनको पता है इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है। वह एक कार को तो 12% लाभ पर और दूसरी को 8% की हानि पर बेचता है। उसके लाभ और हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, कमेंट करिए। जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनके लिए तो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि उनका विक्रय मूल्य समान है दोस्तों। कमेंट करिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है किस प्रकार से करना, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें पता है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 12% और 8% की फ्रैक्शन वैल्यूज पता होना जरूरी है। पहला काम तो ये, एक लाइन खींच के मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ी लाइन ज़्यादा बड़ी खींच दी, एक काम करते इसको हटा के थोड़ी छोटी कर लेते क्योंकि स्पेस कम पड़ सकता है। चलो इतना कर लेते, ठीक है। एक लाइन खींच दी। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 12% यहाँ पर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 12% को नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, 4 की टेबल से दोनों को काटिए, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 25 बार, है ना। 25 बार क्या ना। और यहाँ पर 8% को तोड़िए, यहाँ पर आप 8% को तोड़िए, 8% की, ये तो आपके दोस्तों लाभ है, ध्यान रखिएगा ये लाभ है, कंफ्यूज ना होए। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व समझेंगे फिर एकदम से फोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको काटिए 4 की टेबल से, 4 दूनी 8, यहाँ पर 100 है और ये 25 बार, ये आपकी हानि है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, आप सही कह रहे हो, ये हानि है। अब आइए क्वेश्चन पर। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक तरफ लिखिए क्रय मूल्य, एक तरफ लिखिए विक्रय मूल्य। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब देखिए लाभ हो रहा है, यानी 25 से 28 हो रहा है, वैल्यू 25 से 28 हो रही है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब यहां पर हानि हो रही है तो हानि में माइनस करेंगे, 25 से कितनी होगी, 27 होगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हो गुरुजी, 27 होगी। अब यहां पर देखिए इनको प्लस करिए, प्लस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 50 और 51। क्या आएगा, 50 और 51। अब आपको साफ साफ दिख रहा है 1 रुपए का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर, 50 के ऊपर। तो 100 पर कितने का होगा। यहां पर थोड़ा स्पेस कम है, एक काम करते हैं हम अगले पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपको साफ दिख रहा है ना 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 50 पर कितना होगा। चलिए अगले पेज पे सॉल्व कर देते हैं। तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पर 50, तो 100 पे कितना होगा। तो देखिए 50 दूनी 100 यानी 2%। तो 2% आप टिक करिए, कहाँ है ऑप्शन, देखिए आपको ऑप्शन 2% कहाँ दिख रहा है, ये रहा, यानी ऑप्शन बी। अब बताइए मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में। मजा आया तो थंब इमोजी क्रिएट करें भाई।
तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले इसका। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही फोड़ कर आएंगे, और मजा ना आए तो बात करना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। भाई आज तो इस क्वेश्चन में मजा ना आए तो इस क्वेश्चन में भी बात कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिसको एक बार में समझ में आ जाएगा वो एक झटके में फोड़ देगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। GEM को NJM लिखा जाता है, NJR लिखा जाता है, तो KID को क्या लिखा जाएगा? ये चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है दोस्तों, लाइक करते रहे क्लास को, सेशन को शेयर करते रहे सभी स्टूडेंट्स में। डेली रोजाना 9 PM पर ये क्लास चलेगी और 8 PM पर आपके यूपी पुलिस की क्लास चलेगी। कमेंट करिए भाई, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए GEM को NJZ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? NJZ। देखो हम KID का ट्रीटमेंट यहीं पर करेंगे, ठीक है, KID का ट्रीटमेंट यहीं पर करेंगे। पहले हम GEM और NJZ का ट्रीटमेंट अगले पेज पर कर देते हैं। क्या दे रखा है? GEM, क्या दे रखा है? GEM, एक काम करते हैं, थोड़ा हम इसको थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं। क्या दे रखा है? GEM, ठीक है, और इधर क्या दे रखा है? NJZ, यही दे रखा है ना। अब आप खुद देखिए, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। G आता आपके 7 नंबर पर, बिल्कुल सही बात है, और E आता आपके 5 नंबर पर, बिल्कुल सही बात है। M आता आपके 13 नंबर पर, और N आता आपके 14 नंबर पर, J आता आपके 10 नंबर पर, और Z आता आपके 26 नंबर पर। यानी कि आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको दोस्तों G से यानी G से N बनाना है, यानी 7 से 14 बनाना है। तो कैसे बनेगा? गुणा 2 करके 14 बनेगा, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। आ रहा 14, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है हम। अगला भी यही करिए। आपको E से J बनाना है, यानी 5 से 10 बनाना है, गुणा 2 करिए, 10 आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब आपको M को Z बनाना है, यानी 13 से 26, गुणा 2 करिए, 26 आ गया। तो पैटर्न समझ में आया। चलिए अब हम अपने उसी पेज पर आके उस क्वेश्चन को फोड़ देते हैं। चलिए आ जाते हैं उसी क्वेश्चन पर। क्या लिखना है? KI और D आपको लिखना है एज इट इज, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है K आपके कितने पर आता है? गुरुजी K तो 11 पर आता है, बिल्कुल सही बात है। I आपके 9 पर आता है, बिल्कुल सही बात है। D आपके 4 पर आता है। 11 में 2 करेंगे, जवाब आएगा 22, और 22 से सभी लोग परिचित हैं कि आता है V, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। 2 से गुणा करिए, जवाब आता है 18, और 18 से सभी परिचित हैं कि गुरुजी आहार आएगा। 2 से गुणा करिए, गुरुजी आता है 8, और 8 पे सभी परिचित हैं, H आएगा। VRH। अब आप लोग बताइए मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में? भाई मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। जिन्होंने एक झटके में परख लिया इस क्वेश्चन को, वो तो फोड़ दिया उसने, भाई मजा आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 119। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? सभी बच्चों को बताना है। त उपसर्ग, प्र उपसर्ग, आत उपसर्ग, प्रक उपसर्ग। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्लास को शेयर करके आए भाई जल्दी से, बहुत शानदार क्लास चल रही है। आपके 50 मार्क्स का टेस्ट है, और आपको अंत में कमेंट करना है कि 50 में से कितने किसने क्वेश्चन फोड़े हैं। तो दोस्तों प्र में आप लोग प्रक उपसर्ग मत टिक करके आ जाना। प्रक उपसर्ग को कोई टिक नहीं करेगा, इसका सही ऑप्शन प्र उपसर्ग रहेगा, बी ऑप्शन सही जवाब जाएगा भाई इस क्वेश्चन के लिए। जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन बी की ओर अग्रसर हो रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहे हैं। चलिए हम भी अपने अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। यह क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान को अपनाया गया है गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, या फिर संविधान सभा द्वारा? कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा सभी बच्चे बताएंगे। भारतीय संविधान को ना किसके द्वारा अपनाया गया? ये अपनाया गया भारतीय संविधान द्वारा, मतलब संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ए बी सी गलत है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं भाई। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अपना टेलीग्राम चैनल का वही नाम है, शाक्या जी जीके क्लासेस है ना। अपने टेलीग्राम का चैनल का नाम वही है, सभी लोग सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, है ना। टेलीग्राम चैनल पर जाके शाक्या जी जीके क्लासेस, वही अपना नाम है, शाक्या जी जीके क्लासेस, ये अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों। आप सर्च कर सकते हैं जाके, है ना, शाक्या जी जीके क्लासेस, ठीक है। वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी।
दोस्तों आप लोग वहां पर क्विज का भी रेस्पॉन्स किया करें। दोस्तों वहां पर आप लोग जो मैं क्विज लगाता हूं आप लोगों के लिए उसका भी रेस्पॉन्स किया करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 देखिए क्या बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं मेरी उनको पता है इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ना, फूक मार के मैथ्स का कोई सा भी क्वेश्चन दिख जाए तो हम जैसे पढ़ेंगे उसी तरीके से आप फोड़ कर आओगे दोस्तों, इसी तरीके से। मजा ना आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बात करना। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 60%, यहां पर प्रतिशत का सिंबल लगाइए, 30%, 40%, 50%। मजा ना आए इस क्वेश्चन में तो बात करना दोस्तों, मजा जरूर आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कमेंट बॉक्स में बताइए सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न के लिए क्या जवाब रहेगा। जो लोग डेली बेसिस पर मुझसे 9 PM पर जो बच्चे जुड़ते हैं उनको पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। भाई जल्दी से, मैंने सभी को यही एक ही चीज सिखाई कि आपको एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य, बिल्कुल सही बात कह रहे हो गुरुजी। एक तरफ लिखना है आपको विक्रय मूल्य, बिल्कुल सही बात कह रहे हो गुरुजी। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 40 वस्तुएं, यहां पर लिखिए 40 वस्तुएं, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए कि यानी कि ये देखिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके? क्रय मूल्य के बराबर है। और 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है। तो अपना नया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बन गया। यहाँ पे क्रय लिखिए और यहाँ पर विक्रय लिखिए। तो क्रय मूल्य कितना है आप सभी को पता चल रहा है कि यहाँ पर अपना 40 नहीं है, यहाँ पर आपका कितना है? यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपके कितना है दोस्तों, जल्दी से बताएं। सॉरी दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या उल्टा लिख दिया। हम इसको सही लिख देते, मैंने क्या यहाँ पर उल्टी वैल्यू लिख दी। एक मिनट, हम यहाँ पर विक्रय मूल्य की पहले बात कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखेंगे दोस्तों। बाकी प्रोसेस वही है जो सभी स्टूडेंट जानते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के बराबर है, यानी 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के बराबर है, ठीक है। तो 40 इसके विक्रय मूल्य ये है और 60 इसका विक्रय मूल्य ये। अब लिखिए यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखिए। अब देखिए अब हमारा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य दोस्तों आपके 40 है। कितना है? 40। और विक्रय मूल्य किसके कितना है? 60 है, ठीक है। ये 40-60 कैसे है? यहां से आया, ठीक है। देखिए साफ साफ दिख रहा है 20 का प्रॉफिट किसके ऊपर? 40 के ऊपर। तो 100 पर कितना होगा? तो 20 दूनी 40 यानी कि 50%, जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 50% ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि दोस्तों, मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसी प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इसी तरीके से फोड़ कर आएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 का जवाब दीजिए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है दोस्तों? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास लाइव चल रही है दोस्तों, जल्दी से सेशन को शेयर करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में आंसरों की लड़ी लगाइए दोस्तों। आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दिया करें दोस्तों। आपके ऐसे रेस्पॉन्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे और अंत में मुझे बता कर जाएंगे कि आपने से 50 नंबर में से आपने कितना स्कोर किया है। ईमानदारी से बताएंगे भाई, सभी बच्चे अपनी ईमानदारी दिखाएंगे, अपने टेस्ट को एनालाइज करेंगे कि हम किस टॉपिक में पीछे चल रहे हैं। जीके जीएस में, रीजनिंग में, हिंदी में, पॉलिटी में, किस टॉपिक में पीछे चल रहे हैं या मैथ में? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस पर और मेहनत करा सकूं दोस्तों। देखिए इस प्रश्न के लिए आप लोग सी ऑप्शन को टिक करके जाएंगे। अथर्ववेद में, जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए बढ़ते बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, मजा आ जाएगा। जिसने गिद्ध की नजर से सॉल्व किया उसको वो एक बार में फूक मार के उड़ा देगा। डीई का संबंध 10 से है तो एचआई का संबंध किससे है? आपको डीई को कैसे भी करके 10 बनाना है और जो संबंध इसमें बनेगा वही आपको एचआई के साथ बनाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। भाई कमेंट सेक्शन में आंसरों की लड़ी लगाते रहे भाई, ये कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अगर किसी भी क्वेश्चन से डाउट होता है तो भी ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। कमेंट में जवाब दे मेरे सभी स्टूडेंट्स। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। क्या पता आपने जिस क्वेश्चन को मिस किया वही आ गया, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम डी और यहां पर लिखेंगे हम ई, बिल्कुल सही बात है। डी आता आपके 5 नंबर पर, बिल्कुल सही बात है गुरुजी।
और ई आता आपके 4 नंबर पर, बिल्कुल सही बात है। अब हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है ना, तो क्या करेंगे, 5 और 4 को गुणा करिए, 20 आ रहा है, और 20 में 2 का भाग दीजिए। अरे गुरु जी मजा आ गया, ये तो 10 बन गया, बिल्कुल 10 बन गया। अब आपको एच आई से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए एच लिखिए और यहाँ पर आई लिखिए। गुरु जी एच 8 पर आता है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। गुरु जी आई 9 पर आता है, बिल्कुल सही बात है। गुरु जी इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। अब 72 में गुरु जी हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 36 आएगा। वाह, कितना मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या जवाब आएगा, 36, ऑप्शन ए। तो आई थिंक सभी बच्चों ने जिसने अपने तरीके से किया होगा वो 36 ही आंसर लाया होगा। तो जिसको नहीं आया वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों, आया ना मजा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम भी अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, बहुत ही शानदार, एक बार फिर से क्वेश्चन आता हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को टिक कर लें भाई, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने लगाने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवी मेला, गोचर मेला, गेंद मेला या देवी धुरा मेला। उत्तर प्रदेश के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, कमेंट करिए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा इसको भी करने में। तो जो ऑप्शन ए को अभी तक सोच रहे हैं गलत है, बी को सोच रहे हैं टिक करने की गलत है, सी वाले भी गलत है, सही ऑप्शन डी वाला रहेगा। उत्तर प्रदेश के देवी धुरा मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। दोस्तों ये मेला किस अवसर पर आता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये आता है रक्षाबंधन के अवसर पर। किस अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, ध्यान रखिएगा अवसर पर, ठीक है, रक्षाबंधन के अवसर पर आता है दोस्तों, ठीक है। और कब आता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे श्रावणी पूर्णिमा को। कब आता है, श्रावणी पूर्णिमा को, श्रावणी पूर्णिमा को आता है ये मेला दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। धोलीवीरा का मेला कब आता है, तो श्रावणी पूर्णिमा पर आता है। किस अवसर पर आता है, रक्षाबंधन के अवसर पर आता है दोस्तों, और वो कौन सा मेला है, तो देवी धुरा मेला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, अंतिम प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 125। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे इसका। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है, इंपोर्टेंट है, बताइए। समीक्षक, उपेक्षक, परीक्षक या फिर प्रेक्षक, कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लास को शेयर कर दे भाई, सभी बच्चे बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कौन कहलाता है दोस्तों, समीक्षक कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का हमारा ये मॉडल पेपर एसएससी जीडी का 6ठा कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि 5 बाकी के जिसने सॉल्व नहीं किए वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग वहां से कंटिन्यू वॉच कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्लास दोस्तों आपके रोजाना 9 PM पर लगेगी, रोजाना 9 PM पर। टाइमिंग ध्यान रखिए, एसएससी जीडी की रोजाना 9 PM पर लगेगी। और जरूरी नहीं कि इसको यूपी पुलिस वाले भी ना देखें, वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके जीएस तो सेम रहता है, तो आप लोग उसमें इस क्लास में भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। बाकी यूपी पुलिस की क्लास अगर देखें तो 8 PM पर डेली लगेगी, अब डेली 8 PM पर लगेगी, और एसएससी जीडी की 9 PM पर लगेगी दोस्तों, ठीक है। टाइमिंग सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आपने 50 मार्क्स का ये टेस्ट था, अब आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सभी बच्चे बताएंगे किसने कितने क्वेश्चन सही किए, वो अपनी हाजिरी भरकर जाएंगे कि गुरुजी हमने इतने क्वेश्चन सही किए, हमने इतना स्कोर किया, कि हम इस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताकर जाएंगे, ठीक है। अगर लगता है ये क्लास आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगती है तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे, सभी स्टूडेंट लाइक कर जाएंगे, और सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने सभी मित्रों में शेयर करके जाएंगे दोस्तों। चाहे आप किस भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी जगह इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर था, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार की कंटेंट, इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको ही भेजे दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की, इस मॉडल पेपर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों।
अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो वहां पर क्विज लगाता हूं उनका भी रेस्पॉन्स करें। तो टाइमिंग सभी को पता है, डेली 9 PM। कल भी इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नए मॉडल पेपर के साथ। 7वां मॉडल पेपर आएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को कल मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।